वेलकम टू द चैनल। दिस इज सचिन भारद्वाज। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज को और अच्छे ब्रीफ में सीखेंगे और अलग अलग क्राइटेरिया से देखेंगे कि जर्नल एंट्री हम लोग कितनी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की या बैड डेब्ट रिकवर्ड की। तो अलग अलग केसेस देखेंगे हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं। एक बेसिक का पार्ट मैंने पहले ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल के अंदर, जो कि बहुत बेसिक्स जर्नल एंट्री थी। आज हम थोड़ी एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल की जर्नल एंट्रीज को कवर करेंगे और केसेस बाय केसेस स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला केस है, हम डिस्काउंट को समझेंगे। डिस्काउंट की जर्नल एंट्री कैसे करी जाती है और रिबेट को समझेंगे। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब मैं बल्क में सामान ले लेता हूं, मतलब क्वांटिटी ज्यादा ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल से सोचूं, मैंने ये मार्कर खरीदा, एक मार्कर 12 रुपीज का था। ठीक है। अब मैंने उनसे बोला भैया 10 मार्कर लूंगा मैं ये, और 10 के लगा लो तो सीधा सीधा मैं 100 रुपए दूंगा, विच मीन्स मुझे 20 रुपए डिस्काउंट मिल गया। इसी डिस्काउंट को मैं ट्रेड डिस्काउंट बोलूंगा जब ज्यादा क्वांटिटी लेने की वजह से आपको प्राइस कम देने पड़े, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है। अब कैश डिस्काउंट पे आ जाते हैं। पहले समझ लेते हैं, कैश डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, एक होता है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है? जब हम माल परचेज कर रहे हो सामने वाले से, तो ये परचेज के केस में लगाया जाता है। डिस्काउंट अलाउ हम लोग कब कर सकते हैं? जब हम सेल कर रहे हो। अलाउ तो तभी करेंगे ना जब मेरे को कोई पेमेंट कर रहा हो और मैं उसको बोल रहा हूँ जा तेरे को डिस्काउंट दे दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो अलाउ तो मैं सेल के केस में ही कर सकता हूँ। ठीक है। अब इनकी जर्नल एंट्री कैसे करी जा सकती है? बहुत सिंपल वे में सिखाने वाला हूँ मैं। ये डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है, तो पहला तो एक नोट कि हमेशा जो भी डिस्काउंट होगा, चाहे वो रिसीव हो, चाहे वो पे हो, चाहे वो अलाउ हो, हमेशा ये कैश के साथ चिपक कर चलेगा। मतलब जहां पर भी कैश होगा, चाहे कैश डेबिट में हो, चाहे कैश क्रेडिट में हो, ये कैश के साथ ही रहता है। ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल एक जर्नल एंट्री से करके देखते हैं इसको। और दूसरी बात, एक चीज और बताऊं मैं, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग अपनी जर्नल एंट्री में इवन शो तक नहीं करते। ये हम डिस्काउंट काट के ऑलरेडी डिडक्ट करके ही एंट्री करते हैं। ठीक है। मैंने डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री से इसको समझेंगे, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मुकेश ने सामान बेचा 1 लाख का, पहले इस पे 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया और फिर 2% कैश डिस्काउंट भी दिया। सीडी लिख दिया मैंने कैश डिस्काउंट को। तो अब जर्नल एंट्री होगी कैसे? पहले इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं कि अमाउंट होगा कितना। तो सबसे पहले सेल की जो वैल्यू है 1 लाख है। 1 लाख पे मुझे ट्रेड डिस्काउंट, मैंने क्या बोला था, पहले ही हम इसको शो नहीं करते हैं, डिडक्ट करके ही हम लोग दिखाते हैं। तो 1 लाख पे अगर मैं 10% लेस करूं, which means 10,000, तो वैल्यू कितनी हो गई अब मेरे गुड्स की? 90,000। अब 90,000 के ऊपर भी 2% का कैश डिस्काउंट मिला है, क्योंकि उसने तुरंत इमीडिएटली कैश पे करा है। जब हमें कोई इमीडिएटली कैश पे करता है तो हम उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट या रिबेट दे देते हैं, तो उसी को ही हम लोग डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब 9% की कैश डिस्काउंट अलाउ किया है इसने, तो कितना अलाउ किया है? 90,000 का 2% निकालना है, विच इज 1800। 1800 अगर मैं इसमें लेस करूंगा तो आंसर आएगा 88,200। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है, जितना हमें कैश रिसीव होगा, वो ये वैल्यू है। ठीक है। और जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, तो देखते हैं वो भी। सबसे पहले मैंने सेल किया है, सेल करने के बाद कैश मिल रहा है, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा। 2 में किसको 2 सेल्स कर दूंगा। मैंने क्या बोला था, ट्रेड डिस्काउंट तो शो नहीं करेंगे, तो सेल में ये वाला अमाउंट ही हम लोग यहाँ फिल कर देंगे 90,000।
ट्रेड डिस्काउंट को किसी भी तरह शो नहीं किया जाता, इवन एंट्रीज में भी नहीं। अब कैश कितना मिला हमें 88,200 का, 88,200 का। और मैं बार बार आप लोगों से क्या कह रहा था कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो चाहे अलाउ हो, वो हमेशा कैश के साथ ही रहेगा। अगर कैश डेबिट में है तो ये लोग भी डेबिट में रहेंगे, अगर क्रेडिट में है तो ये भी क्रेडिट में रहेगा। तो कैश डेबिट में है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विच इज 1800 हो गई। सिंपल एंट्री है, ये सेल की है। एक केस परचेज का भी देख लेते हैं हम लोग। बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ कैश रहेगा वहीं डिस्काउंट चलेगा। कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट अलाउड आएगा, कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, तो मिस्टर एक्स के फेवर में देखेंगे। इसने माल परचेज किया मुकेश से 10,000 का। मुकेश ने इनको ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, और कैश डिस्काउंट भी दिया 10% का। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले वर्किंग नोट में देख लेते हैं कि वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी। तो वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले परचेज वैल्यू 10,000 है। 10,000 में ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया हमने, मतलब 1,000 को लेस कर दिया, आ गया 9,000। 9,000 ये हमारी है परचेज वैल्यू, न्यू परचेज वैल्यू आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। अब उसके बाद कैश भी तो दिया उसने, कैश डिस्काउंट भी तो दिया है हमें 10% का, तो 900 में यहाँ से लेस कर दूंगा। तो फाइनल मैं कितना कैश पे करके आऊंगा उसको 8100 का। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री कैसे होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश के साथ ही डिस्काउंट रहेगा तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अब अमाउंट कैसे डालने, न्यू परचेज वैल्यू 9,000 थी, 9,000 डाल देंगे यहाँ पे। कैश कितना देकर आए हैं 8100 यहाँ पर डाल देंगे। और डिफरेंस देखो आप किस साइड है, इस साइड कम है ना, 900 यहाँ डाल देंगे। तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दोनों एंट्रियाँ सीख ली बहुत अच्छे से। रिबेट इससे अलग नहीं है, रिबेट भी यही है, बट डिस्काउंट का नाम हटा करके हम लोग रिबेट डाल देंगे यहाँ पर। बस यही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट समझ लेते हैं पहले, फिर बैड डेब्ट रिकवर, दोनों की एंट्री सीख लेंगे। तो सबसे पहले एक और ये बंदा है, इसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए को मैंने सामान बेचा 10,000 का। कितने का बेचा, 10,000 का। अब ये जाना माना व्यक्ति है, इस पर भरोसा कर लिया मैंने, धोखा दे दिया इसने। इसने कहा कि अब मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तो कंगाल हूँ, आई एम कंगाल, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता पैसा। तो अब इस केस में मुझे 10,000 का तो लॉस हो गया। चलो लॉस तो हो गया, अब मैं इस लॉस को अपनी बुक्स में कैसे शो करूंगा, मतलब ये थोड़ी लिख सकते हो डायरेक्टली कंगाल अकाउंट डेबिट टू लॉस, ऐसे नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले एंट्री कैसे करूंगा मैं, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट 10,000। ठीक है, ये वो केस है जिसमें कि ये फुल जितनी भी पेमेंट है वो नहीं दे रहा हमें, मतलब पूरा 10 का 10 पैसा हमारा डूब गया। एक सेकंड केस भी हो सकता है इसके अंदर, जब ये मेरे को 6,000 रुपए दे दे और 4,000 रुपए ना दे, मतलब 4,000 डूब जाए और 6,000 मिल जाए। इस केस में हम लोग कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, यहाँ पे बैड डेब्ट लिखेंगे टू मिस्टर ए अकाउंट, यहाँ पर हम 10,000 लिखेंगे, 4,000 यहाँ पर और 6,000 यहाँ पर। तो ये दोनों केस हम लोगों ने कर लिए। अब मुझे यहाँ पर 4,000 का भी नुकसान हुआ, ऊपर वाले में तो पूरा 10 का नुकसान है। अब मैंने इसको गालियाँ दी अलग अलग तरह की। गालियाँ देने के बाद इसको थोड़ी शर्म वरम आई कि नहीं यार बहुत ज़्यादा गालियाँ मिल गई, तो मुझे पैसा वापस दे देना चाहिए, कोई बात नहीं यार, बंदा बोल रहा है। तो उस केस को हम लोग बैड डेब्ट रिकवर्ड कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, एक है पैसा डूबना और डूबा हुआ पैसा जब वापस आता है तो उसको हम बैड डेब्ट रिकवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या एंट्री होगी, तो ये वाला केस देख लेते हैं एक बार।
जब डूबा हुआ पैसा वापस आ जाए तो उसको हम कैश या बैंक अकाउंट से डेबिट करते हैं पहले तो, फिर 2 करके लिख देते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। जो पैसा मैंने बैड डेब्ट में चढ़ा दिया था, ऐसा पैसा जो मैंने बैड डेब्ट में चढ़ा दिया, अब वो रिकवर हो रहा है, वो वापस आ रहा है। तो इस केस में सपोज करो इसने मुझे ये पूरे के पूरे 4000 दे दिए, तो अब मैं एंट्री इससे 4000 से एंट्री कर दूंगा और मेरी एंट्री क्लियर हो जाएगी, और इसी के साथ हमारा बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिकवर भी कवर हो गया। पर इसका एक एग्जांपल से जरूर हम लोग करेंगे, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं पहले। ये है इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 8.28 के ऊपर, और पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इररिकवरेबल, वापस पैसा नहीं मिल रहा। तो इस केस में इसको हम बैड डेब्ट ट्रीट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश, बिल्कुल सिंपल एंट्री 5000 एंड 5000। फिर सेकंड है सोहन डिक्लेयर अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर लिया है। इंसॉल्वेंट का मतलब है कंगाल, कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर लो। और रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, अब उसने बोला, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। उसका जो ऑफिशियल है उसने बोला कि मैं तो 60 पैसे देने को तैयार हूँ। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, ध्यान से देखना। वो मुझे 60 पैसे दे रहा है 1 रुपीज में, तो सीधा सीधा इनडायरेक्टली क्या ये बोल रहा है कि मैं तो 60% ही पैसा दूंगा जितना भी मेरा बन रहा है। 1 रुपए में अगर 60 पैसे दे रहा है तो मतलब 60% पैसे दे रहा है वो, 40% आर बाय डेब्ट्स, ठीक है। तो अमाउंट है 10,000, अब 10,000 का 60% तो रिसीव कैश में हो रहा है और 40% नहीं रिकवर हो रहा, तो ये पैसा डूब गया। अब एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका, रमेश। यहाँ आएंगे 10,000, जो पैसा नहीं मिल रहा 4,000, जो मिल गया 6,000। सिंपल इजी एंट्री खत्म। फिर उसके बाद है रिसीव कैश फ्रॉम बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, पिछले साल बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ हो गए थे 700 रुपए के, अब उनको थोड़ी बहुत शर्म आ गई है और वो पैसा लुटाने आ गए। थर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड 700। तो हमारा बैड डेब्ट रिकवर्ड एंड बैड डेब्ट का टॉपिक भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को सीखते हैं। अभी कुछ बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो कि सीखना बहुत जरूरी है अगर आप जनरल एंट्री सीख रहे हैं। सबसे पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अगर मैं बैंक से डील कर रहा हूँ, या तो मुझे पैसे रिसीव होंगे या मैं बैंक से पे करूंगा, थर्ड तो कोई ऑप्शन है नहीं ना, या तो बैंक में पैसा आएगा या बैंक से जाएगा, ठीक है। तो जब भी बैंक में पैसा रिसीव होगा, इस बात को 100% कहीं लिख लो कि बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा हमेशा, और जब भी बैंक से पैसे दिए जाएंगे तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा। ये तो गांठ मार कर लिख लो कहीं भी, ठीक है। अब जनरल एंट्री सीखते हैं। जब मैं बैंक में पैसे जमा करके आया तो बैंक में पैसा बढ़ गया, और बैंक में पैसा बढ़ गया मतलब बैंक डेबिट हो गया, तो एंट्री क्या होगी फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब मैं बैंक से पैसे निकाल के आया तो मतलब बैंक कम हो गया, बैंक से पैसे निकाल लिए हमने, तो क्या इसके अंदर बैंक एंट्री ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या तो मैंने बैंक में पैसे डाल दिए या बैंक में पैसे निकाल दिए, तो जब निकालूंगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, जैसे कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। पर यहाँ हम किसी को पे नहीं कर रहे ना, बैंक से खुद पैसा निकाल के ला रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ इस वाले हेड के अंदर नहीं लिखा, ठीक है। तो बैंक में जब भी पैसा रिसीव होगा आपको बैंक अकाउंट तो डेबिट लिख ही देना है। 2 में आप वो चीज लिखेंगे जिसके कारण ये पैसा मिला है। अगर मुझे राम से पैसा मिला तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। मुझे श्याम से पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। अगर मुझे अपनी फर्नीचर बेचने से पैसा मिला बैंक में तो एंट्री करूंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो आप इस चीज के अंदर रीजन लिखेंगे कि मुझे ये पैसा जो रिसीव हुआ है वो किस चीज के द्वारा हुआ है। अपनी बुक बेचने से हुआ है, अपना फर्नीचर बेचने से हुआ है, अपना सामान बेचने से हुआ है। अगर मुझे सेल करने से बैंक में पैसा मिलता तो मैं यहाँ टू सेल लिख देता। तो यहाँ पर आप उस चीज का रीजन लिख देंगे क्रेडिट के अंदर। एंट्री बिल्कुल सिंपल है। फिर है पे। पे के अंदर हमेशा बैंक अकाउंट क्रेडिट में रहता है, तो हमने क्रेडिटरों को चेक से पेमेंट करी तो ऊपर लिख दूंगा मैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बैंक लोन पे किया है तो मैं लिख दूंगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। तो इस केस के अंदर इसमें भी आपको बैंक तो टू में ही लिखना है जब आप किसी को पे कर रहे हो, और जिस भी व्यक्ति को पे कर रहे हो उसका नाम यहाँ डेबिट में लिख देना, मतलब किस कारण से आप पे कर रहे हो। सपोज मैंने माल खरीदा होता, परचेज किया होता, बैंक से पेमेंट कर देता मैं अपनी यूपीआई से, तो मैं यहाँ रीजन में लिखता परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मुझे मुकेश को पैसे देने होते, मुकेश से मैंने सामान लिया था, तो मैं मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देता। तो मतलब जिसको भी पैसे मिले हैं वो उसका नाम यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अगर मैंने सैलरी दी होती तो यहाँ लिख देता मैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतना ही सिंपल है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, चाहे किसी भी तरह की बैंकिंग ट्रांजैक्शन आ जाए, आप बस ये क्राइटेरिया लेकर चलना, बिल्कुल फिट बैठेगा और एंट्री ठीक होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो गुड्स से रिलेटेड है। जितना भी गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज आएंगी आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले हमारा जो गुड्स अकाउंट है, मतलब गुड्स है, इसका कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता। वैसे हम लोग इसको परचेज से डिनोट करते हैं, परचेज अकाउंट से। क्यों? याद करिए वो दिन जब हम माल खरीदते तो परचेज अकाउंट डेबिट होता था, इसका मतलब हमारा जो स्टॉक है वो भी बढ़ता था। तो हम जितना भी गुड्स को डील करते हैं उससे परचेज से डील करते हैं, परचेज अकाउंट से डीलिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ सब के सब में अंदर जो मेरा माल है वो कम हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, जल रहा है, मालिक ले जा रहा है, कुछ भी है, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट तो सीआर होगा ही। क्या होगा? परचेज अकाउंट तो सीआर होगा ही। सीआर क्यों होगा? अभी तो बताया था कि डेबिट में बढ़ता है तो क्रेडिट में तो डिक्रीज होना चाहिए ना, माल हमारा डिक्रीज होना चाहिए। तो टू परचेज अकाउंट मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया। अब पहला केस पढ़ते हैं, डोनेशन। मैंने 10,000 का माल डोनेट कर दिया, गरीबों में बांट दिया। तो अब एंट्री डोनेशन ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। अगली चलते हैं। मैंने 5,000 का माल एज अ सैंपल पे कर दिया, ऐसे ही का ऐसे रखो इसको, बस ये हटाओ। गुड्स गिवन एज सैंपल अकाउंट डेबिट 5,000। देखा, नीचे परचेज को कोई छेड़ भी नहीं सकता, कोई छू भी नहीं सकता, ये परचेज क्रेडिट में ही होगा इस केस के अंदर। थर्ड है माल जल गया मेरा, 6,000 का माल जल गया। अरे इसी एंट्री को हटाओ और यहीं पे लिखो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 6,000 और 6,000। तीसरी एंट्री हो गई है ये। अब मालिक गोलगप्पे ले गया, गोलगप्पे का काम है मालिक का, 4 गोलगप्पे अपनी वाइफ के लिए भी ले गया, मतलब जो गुड्स है वो विड्रॉ करके ले गया, गोलगप्पे ले गया ना। तो इस केस के अंदर ड्राइंग अकाउंट डेबिट 4 गोलगप्पे मैंने 40 रुपए लिख दिए बस यहाँ, और नीचे लिख दूंगा परचेज अकाउंट। तो इकट्ठा गुड्स का जितने भी एंट्री है हम लोगों ने सीख ली बहुत इजी वे में। ये देखो सारी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो एक कोई जनरल एंट्री उठा लेते हैं जिसमें ये सब चीज इंक्लूडेड होगी। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 13 करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 8.35 के ऊपर। तो ये बहुत ठीक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर कोई डाउट बच भी रहा है तो पहला कह रहा है रिसीव किया हमने 19,000 श्याम से ऑन हिज अकाउंट फॉर 20,000। मैंने 20,000 रुपये शाम से रिसीव करे हैं, डेट कोई मेंशन नहीं है तो मैं यहाँ पर अभी काउंटिंग ही लिख देता हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, अमाउंट कितना है 20,000, तो 20,000 पहली एंट्री हो गई। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो ये खुद से लिख लेना। सेकेंड एंट्री है रिसीव करा हमने भारती से फुल सेटलमेंट में, भारती से हमने 20,000 रुपये लेने थे, उसने 19 दिए। अच्छा मुझे ये बताओ ये अलाउ का केस है या डिस्काउंट रिसीव का केस है? मुझे लेने हैं, मुझे 20 लेने, उसने 19 दिए, तो मेरा इसमें डिस्काउंट रिसीव है कि अलाउ है? तो हमने डिस्काउंट 1,000 का अलाउ किया है भारती को, तो इस केस के हिसाब से 1,000 रुपये डिस्काउंट अलाउ में मुझे डालने पड़ेंगे। तो चलो कितना अमाउंट मिला पहले ये चेक करते हैं, बैंक से मिलेगा कैश से मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो कैश ही लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू भारती अकाउंट, टू भारत अकाउंट, सॉरी अकाउंट ना लिखो तो भी चलेगा, टू भारती लिखोगे ठीक है। मुझे 20,000 रुपये लेने थे, मिले 19, डिफरेंस किस में? यहाँ पर है 1,000 रुपये, तो इसी में यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या ये वही कंडीशन है जो मैंने बोला था कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है, चाहे कैश डेबिट में हो क्रेडिट में हो? तो डिस्काउंट यहाँ डेबिट में था, तो देखो डिस्काउंट कैश भी, कैश और डिस्काउंट डेबिट में है दोनों साइड। फिर थर्ड एंट्री है
इसकी आप नरेशन खुद से लिख लीजिएगा। हमने मोहन को पे किए 10,000 देने थे, 9 दिए, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा और नाम आएगा डिस्काउंट रिसीव। देने थे 10 तो मोहन में आएंगे 10,000, कैश में आएंगे 9,000 और 1,000 आएंगे डिस्काउंट में। हो गई एंट्री। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। सोहन से हमने फुल सेटलमेंट किया है, सोहन से हमने फुल सेटलमेंट किया है और वही 10,000 रुपये देने थे, सेटलमेंट करके 9 दे रहे हैं। सेम एंट्री है, सेम एंट्री, बस यहाँ सोहन लिख दूंगा मैं, नाम चेंज हो जाएगा बस। सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बाकी अमाउंट सेम है 10,000, 9,000, 1,000। ठीक है। अब उसके बाद है 5th एंट्री जिसमें लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 एज अ सैंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3,000 की कॉस्टिंग थी, सेल प्राइस 4,000 था। इस केस में सेल प्राइस को इग्नोर करेंगे और सैंपल एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम यहाँ लिख देंगे गुड्स एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इतना भी लिखोगे चलेगा। डेबिट टू परचेज अकाउंट 3,000, 3,000, 3,000। नेक्स्ट एंट्री है 6th वन जिसमें कि हमने इनकम टैक्स पे किया है चेक के द्वारा, इनकम टैक्स पे किया है चेक के द्वारा। अब इनकम टैक्स से मुझे लेना देना नहीं है क्योंकि मालिक अपना पर्सनल इनकम टैक्स भर रहा है, तो फर्म को कोई मतलब नहीं, फर्म के लिए ड्राइंग है तो इसको हम ड्राइंग ट्रीट करेंगे। तो अगली एंट्री है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, सॉरी डेबिट तो लिखा ही नहीं, कैश या बैंक अकाउंट। तो अमाउंट कितना है इसके अंदर 20,000, 20,000, 20,000। फिर है 7th एंट्री लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है चेक से। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, मालिक मरे या जी है, बिजनेस को मतलब नहीं है, वो लाइफ इंश्योरेंस अपना भर रहा है, वो भी हमारे लिए ड्राइंग ही होगा। तो फिर से आ गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक से पे कर रहा है क्या, हाँ, तो टू बैंक अकाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 5,000, 5,000। इज इट ओके? फिर उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माल जल गया, बीड़ी बीड़ी पीते हैं कई लोग, जला देते हैं सामान, तो माल जल गया, 4,000 की कॉस्टिंग थी, तो यहाँ लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है 4,000 की कॉस्टिंग है, 4,000 का माल जला है, हो गई जनरल एंट्री हमारी खत्म। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स इसमें भी रह गए हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो टॉपिक कवर करके फिर हम एक फुल फ्लेज जर्नल एंट्री का पूरा क्वेश्चन करेंगे। फिर उसी के साथ ही हम लोग लेजर बनाना भी सीख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी काफ़ी लंबी होने वाली है, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।